नेक्स्ट बेटा आप पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। ये है सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 9, 9वीं वीडियो है, ठीक है ना। तो आप चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। आपको इसी तरह से हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम पूरी केमिस्ट्री के नोट्स 12th क्लास के लिए मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। देखो ध्यान से समझो, कल आप लोगों ने ऑस्मोसिस समझा था, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर समझा था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसको लगाने पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस उल्टी हो जाती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाती है। उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखेंगे किस तरह से? इस तरह से लिखेंगे, इफ प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied, osmotic pressure is applied, then the osmosis carry out in opposite direction, in opposite direction. This is called reverse osmosis. This is called reverse osmosis. समझ में आया? हिंदी में लिख देते हैं, फिर इसको डायग्राम के साथ समझाते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है तो परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है। परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है, जिसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? डेफिनेशन तो सरल है। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा? उल्टी दिशा में होने लग जाएगा। जो परासरण की प्रोसेस है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगी। उसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। पता है रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? RO। ये वही RO है, RO वाटर वाला, ठीक है। RO वाटर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछे रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ यूज होता है तो आप लिख लेना पानी को शुद्ध करने में। जो घरों में RO लगे होते हैं ना, RO का पानी जो लाते हैं वो RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। डायग्राम से समझो। ये देखिए यहां पिस्टन लगा हुआ है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर है वाटर, कल बताया था ना, इधर पानी है शुद्ध, और इस तरफ है शुगर सॉल्यूशन। क्या है? शुगर सॉल्यूशन, यानी कि चीनी का घोल। आपने यहां प्रेशर लगाया है, जिस प्रेशर की वैल्यू है पाई से ज़्यादा। पाई से ज़्यादा का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होती थी? पहले होती थी ऑस्मोसिस इधर से इधर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से लेफ्ट में आ जाते थे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में आ जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट में इस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। ये क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी कि पानी जो शुगर सॉल्यूशन में होगा वो पानी की तरफ, जो प्योर वाटर है उधर जाता जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे अशुद्ध पानी भर दिया, इम्प्योर वाटर भर दिया और प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो केवल पानी के मॉलिक्यूल एसपीएम में से
दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहीं रह जाती हैं, इधर प्योर वाटर आता रहता है और उसको पीते रहते हैं। आ गई बात समझ में? इसको यहाँ तक के नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। ये देखिए भाई साहब, देखो ओ हेलो, देखो तो परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं समपरासारी विलयन या समपरासारी विलयन। ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हिंदी में इसे कहते हैं अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन। और थर्ड आपको पढ़ना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हिंदी में इसे कहते हैं अल्प परासारी, अल्प परासारी विलयन। ठीक है। ये 3 तरह के आपको सॉल्यूशन पढ़ने हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। देखो समपरासारी विलयन का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। तो 2 ऐसे सॉल्यूशन जिनकी ऑस्मोसिस सेम हो, यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो वो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। 2 सॉल्यूशंस में से अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे से, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। और हाइपोटोनिक अगर कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, तो वो हाइपरटोनिक होता है ना। देखो डेफिनेशन लिख देते हैं। Two solutions having same value of pi, same value of pi, pi का मतलब जानते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, आर आइसोटोनिक, आर आइसोटोनिक। ठीक है। वो आइसोटोनिक होंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? 2 विलयन जिनमें पाई ब्रैकेट में रखना परासरण दाब का मान समान होता है, का मान समान होता है, क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? इसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? 0.9 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन NaCl is isotonic with RBC। मतलब समझो 0.9% NaCl का कोई सॉल्यूशन है, यानी कि 100 ग्राम पानी में 0.9 ग्राम NaCl मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो RBC, RBC जानते हो? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, उनसे ही उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा। हिंदी में लिख दूं इसे? 0.9% भार बटे आयतन NaCl का विलयन, NaCl का विलयन RBC के साथ समपरासारी है, समपरासारी है। ठीक है। ये हिंदी में हो गया एग्जाम्पल। है एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको देखो, अ सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ पाई देन अदर सॉल्यूशन, देन अदर सॉल्यूशन
is hypertonic as comparing। ठीक है, अगर कंपेयर करें पाई की वैल्यू यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जिस सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होती है वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है दूसरे के कंपेयर में, यानी कि दूसरे के सापेक्ष। हिंदी में लिख दूं, जिस विलयन में पाई का मान अन्य विलयन से अधिक होता है, अन्य विलयन से अधिक होता है, वह उसके सापेक्ष अति परासारी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखो, अब आरबीसी और NaCl का 0.9 जो था वो तो आइसोटोनिक है, अगर इसको 0.9 से ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो आप केवल इसकी जगह 0.9% से ज्यादा का ले लो, मतलब आप ये लिख लो 2% और आगे का सेम, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा ही है ना ये, तो बस इसकी जगह 2% कर देना, 2% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ऐसे हिंदी वाले कर देना, 0.9% की जगह 2% कर देना। ठीक है, इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो, अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ पाई देन अदर सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू कम होती है, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड। मतलब कि देखो सेम डेफिनेशन है, लोअर कर देनी है हायर की जगह। ठीक है, हिंदी में लिख दें, एक विलयन जिसमें पाई का मान अन्य विलयन से कम होता है, वह उसके सापेक्ष अल्प परासारी है। ठीक है, जिसका कम होगा। एग्जाम्पल, कम, इससे कम ले लो, 0.5% ले लें, 0.5% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद आरबीसी के सापेक्ष। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यहां तक का नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज को हिंदी में भी एंटी फ्रीज ही कहते हैं, ज्यादातर एंटी फ्रीज लिखा आता है, लेकिन अगर और भी शुद्ध हिंदी हो तो प्रतिहिम लिखा आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, प्रतिहिम या एंटी फ्रीज। देखिए क्या होता है, इससे समझ में क्या आ रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको? नाम से कुछ, नाम एंटी फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना, फ्रीज का मतलब जमना, एंटी का मतलब उल्टा, जमने का उल्टा, मतलब जो जमने ना दे, है ना। तो एंटी फ्रीज का मतलब ऐसे सब्सटेंस, सुन लो भाई साहब मुरारी सुनो, तो एंटी फ्रीज वो सारे सब्सटेंस होते हैं, वो सब पदार्थ होते हैं जो कि किसी चीज में मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं। उनका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाला टेम्परेचर को गिरा देंगे। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, NaCl, नमक तो जानते हो, नमक को अगर हम पानी में मिला दें तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से और कम हो जाता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो ठंडे इलाके होते हैं ना, बर्फीले इलाके, वहाँ स्नो आ जाती है रोड पे, तो वहाँ NaCl और BaCl2 का छिड़काव करते हैं ताकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए और वो बर्फ से पानी बन जाए, लिक्विड बन जाता है फिर से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, द substances which lowers
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड are called antifreeze। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं जो पदार्थ किसी द्रव के हिमांक को कम कर देते हैं, हिमांक को कम कर देते हैं एंटीफ्रीज कहलाते हैं, एंटीफ्रीज कहलाते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। इसके दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, CH2OH, ये इसका फॉर्मूला है इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज्ड इन फ्यूल्स ऑफ कार्स एट हिल एरियाज, मतलब जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की गाड़ियों के फ्यूल में मिलाया जाता है। क्यों? ताकि पेट्रोल डीजल ये सब जम ना जाए, जम जाएंगे ना ठंडी की वजह से, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, जमने नहीं देता। ये हिंदी में रखेंगे, यह वाहनों में ईंधन के साथ डाला जाता है, ईंधन के साथ डाला जाता है, डाला जाता है। कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था ना, NaCl and BaCl2 used to remove snow from roads। ठीक है, सड़कों से स्नो को क्या कहते हैं? स्नो ही कहते हैं। बर्फ तो एक अलग चीज हो गई, स्नो ही लिख देता हूँ या बर्फ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। बर्फ को हटाने के लिए NaCl तथा BaCl2 का प्रयोग करते हैं, BaCl2 का प्रयोग करते हैं। ये दो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण, याद हो जाने चाहिए, यहाँ तक का आप लिख लीजिए।